तो हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, तापीय प्रसार। ये जो वीडियो है या फिर ये जो वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है अपनी, वो हिंदी मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे हम इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन मेनली ये कंटेंट जो है ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। अब तुम ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर अपना चलेगा, इसका बेस्ट यूज़ कब ले सकते हो, इसके लिए मैंने कुछ गाइडलाइन रखी है, ठीक है। उन गाइडलाइन को जो फॉलो करेगा उसको बेस्ट फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो बच्चा यहाँ आया है, ठीक है, जो फॉलो नहीं कर सकता वो प्लीज़ यहाँ से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली गाइडलाइन क्या है, वीडियो को 2x पे या फिर इसकी स्पीड 1.5x पे भी नहीं करोगे, नॉर्मल स्पीड पे पूरा वीडियो देखना है। दूसरी चीज़, स्किप करके नहीं देखना, समझ में आ गया। तीसरी चीज़, एकदम शांत जगह बैठ के देखना है, नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता तो फिर भी एडजस्ट कर लेना, लेकिन शांत जगह देखोगे तो बेस्ट है। फिर उसके बाद टुकड़ों में नहीं देखना, लगातार देखना। हाँ, बीच में ब्रेक के लिए मैं खुद बोलूँगा तुम्हें, उस समय देखना, उस समय ब्रेक लेना, उससे पहले ब्रेक नहीं लेना, लगातार देखना है। और अगली चीज़, सोते सोते बिस्तर पे वीडियो नहीं देखोगे, वेब सीरीज नहीं चल रही, समझ में आ गया। पढ़ाई करनी है, तरीके से करनी है, आराम से, हो सकता है बिस्तर पे तरीके से बैठ जाओ, लेकिन नीचे आराम से कमर सीधी करके बैठना है। और तुम्हारी जो पढ़ने के लिए जो तुमने टेबल लगा रखी है वहाँ पे पढ़ सकते हो तुम। अगली चीज़, सबसे बेस्ट ये है कि तुम लैपटॉप पे देखो, लेकिन कोई बात नहीं, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल फ़ोन है तो साइलेंट मोड या फिर DND मोड पे ज़रूर देखें, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इसमें स्पेस है मोबाइल में तो पहले क्या करो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, ठीक है, फिर बाद में ऑफलाइन मोड में देख लो। ये तरीका है, आगे समझ में, तभी तुम इसका बेस्ट यूज़ ले सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप चले जाइए, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। और ऑफलाइन से जैसे ऑनलाइन में थोड़ा सा ट्रांजिशन आता है, उसमें बस इन गाइडलाइन का ध्यान रखे तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। देखना कैसे बताऊंगा आगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्मल एक्सपेंशन। तापीय प्रसार, ठीक है। देखो होगा क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए तापीय प्रसार का मतलब क्या है, ठीक है। प्रसार का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का बढ़ना या फिर एक तरीके से बढ़ना, प्रसार, है ना। ताप के बढ़ाने से किसी चीज का प्रसार होना, बढ़ना, उसका इंक्रीमेंट होना, ठीक है। और ये जनरली हम पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड के लिए ना, हिंदी इतनी तो आती है ना, ठोस और तरल के लिए। इसका मतलब क्या है, गैस के लिए नहीं होता, हाँ गैस के लिए होता है, लेकिन गैस के लिए KTG वाला पूरा पोर्शन है वो हमने अलग से किया है, लेकिन मेनली हम क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो इसके डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो तुम्हारे पास साइज है, ठीक है, आकार जो है किसी भी सॉलिड और लिक्विड का वो बढ़ेगा। आ गया समझ में। जैसे मेरे पास सपोज कोई रोड है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी जो लंबाई है ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब ये रोड थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। आ गया समझ में। एरिया में भी चेंज आता है, लेकिन एरिया के चेंज को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, एरिया वाली चीज़ पे बाद में आएंगे पूरा तरीके से। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि ये सॉलिड में ये जो चीज़ है ये होती क्यों है, या फिर लिक्विड में भी होती है तो ऐसा होता क्यों है। तो अच्छा, इसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, पहले समझो ये होता क्यों है। तो ये सॉलिड बना है छोटे छोटे करोड़ों करोड़ों एटम से मिलके, इनके बीच में है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इनके पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जैसे 20 डिग्री पे है तो भी वाइब्रेट करेंगे, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। आगे समझ में, ये भी, ये पार्टिकल इधर जाएगा और इधर जाएगा,
लेकिन इनके बीच में जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, वो कुछ ना कुछ रहेगी। और ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ आर। ये एवरेज डिस्टेंस मिला के टोटल लेंथ बन जाती है अपने पास एल लेंथ। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये जो औसत दूरी है, ये वाइब्रेशंस बड़े बड़े होते हैं और ये जो औसत दूरी है ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है तो इसकी लेंथ में छोटा सा चेंज आ जाता है dl, यानी अब कितनी हो गई l प्लस dl। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल में और जाना चाहे, वैसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाए तो इसका एक ग्राफ बनता है u और r का। u क्या बोलता है कि इन दोनों एटम्स के बीच में या फिर जो स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, अंतर आणविक दूरी, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, सिमेट्रिक नहीं बनता, थोड़ा सा ऐसा बनता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको, यानी जैसे जैसे तुम, सबसे पहले देखो ये क्या बोल रहा है, जब दोनों अणुओं के बीच में दूरी बिल्कुल कम होती है तो उनके बीच में स्थितिक ऊर्जा इनफाइनाइट। देखो कैसे, स्प्रिंग की तरह कुछ बिहेवियर होता है इनका। जैसे ही पास में लेके आओगे बिल्कुल ना के बराबर एक दूसरे को धक्का मारने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, जैसे स्प्रिंग के दोनों साइड तुमने कोई एम मास रखा दिया है ना, बॉन्ड को एक स्प्रिंग की तरह देखते हैं ना, पास में लेके आओ तो ऊर्जा एकदम अनंत बढ़ जाएगी। फिर थोड़ा जैसे मतलब थोड़ी दूरी बढ़ेगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर थोड़ा सा और दूर ले जाओगे तो नेगेटिव भी होती है ना। नेगेटिव का यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता, तो इसमें केवल स्थैतिक ऊर्जा जो है वो केवल इसकी वजह से नहीं होती, और भी कई कारण होते हैं इसमें, लेकिन उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा तुम्हारी मिनिमम है। देख लो, बढ़ रही है मिनिमम, फिर वापस ऊपर जा रही है। मिनिमम है वो अपनी है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए, साम्य, कौन सा, स्टेबल को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, रुको, स्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्थैतिक साम्यावस्था। स्थैतिक साम्यावस्था में ये जो दूरी है, औसत दूरी, ये है अपने पास, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इससे पार्टिकल यहाँ भी जाते हैं और यहाँ भी जाता है। लेकिन जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो ये इधर तो कम आता है और इधर ज्यादा जाता है, यानी इधर तो कम आएगा और इधर ज्यादा जाएगा। अब टेम्परेचर और बढ़ाओ तो इधर थोड़ा कम जाएगा, इधर और ज्यादा जाएगा। तो एक तरीके से धक्का मुक्की हो रही है और उसकी वजह से ये लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होगा तो हमें समझ में आएगा। साथ में नोट्स जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा जाके वो नहीं करना है, नोट्स ज़रूर बनाना है, ये भी उस कंडीशन में तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो छाप लो, वीडियो पॉज करो और उतारो। आगे देखो। अब इसके कई एग्जाम्पल तुमने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ ट्रेन वाला। सपोज हमने ट्रेन की जो पटरी है, ठीक है, रेलवे ट्रैक जो है उसको बिछा दिया, इसके ऊपर ट्रेन चलती है और अभी है सर्दियाँ, तो मान लो टेम्परेचर कितना गिर गया, ये प्लस का 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर आराम से चीज़ें चल रही हैं, ये ट्रैक है यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही टेम्परेचर गर्मियों में आएगा, ठीक है, मान लो हो गया खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा टेम्परेचर हो गया। अब ये लेंथ तो बढ़ना चाहेगी, तो जो ट्रैक है वो तुम्हारी थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, तो ट्रैक ऐसे हो गया। तो बताओ कैसे ट्रेन चल पाएगी। तो इसके लिए तुमने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक बनती है वो लंबी सीधी नहीं बनती, उनके बीच में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, गैप रख देते हैं, ऐसे ऐसा गैप देखा होगा कि जरूरत पड़ने पे ये लेंथ थोड़ी सी बढ़ भी जाए तो इस तरीके से कोई शेप ना बने। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल तुमने जरूर देखा होगा और कई जगह देखा होगा। जैसे रेलवे ब्रिज बनता है तुम्हारा, वो ऐसे नहीं बनता, वो टेम्परेचर बढ़ने पे ऐसे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर जो जो ये जो रेलवे क्या बोलते हैं इसको, पुलिया जो बनती है तुम्हारी, ठीक है, फ्लाईओवर जो बनता है, उसमें जो सरिये हैं वो इस तरीके से नहीं लगा सकते। वो इस तरीके से अगर लगातार लगाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर जो लगा हुआ कंक्रीट है वो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, जल्दी खराब हो जाएगी ना।
तो उसके बीच में क्या रख देते हैं, इसे गैप रख देते हैं कि जरूरत पड़ने पे ये बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए, टुकड़ों में बनते हैं इसलिए, है ना, ये एग्जाम्पल। या फिर अगर आप गांव से हो, ढाणी से हो, तो ऐसे देखा होगा तुमने, यहाँ से पानी आता है, ठीक है, और मान लो ये पानी की वो सप्लाई है और तुमने यहाँ तक ऐसे पूरी वो सप्लाई जो है ना उसको टाइट कर दी, और यहाँ पे सपोज जैसे वो नोजल लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे लगा दी, स्प्रिंकल जिसको बोलते हैं वो लगा दिया, ये पानी के लिए काम में आती है। अब तुमने एकदम फिट लगाया, दोपहर में लगाया, रात भर हुआ, सर्दियों का दिन था, सर्दियों में बिल्कुल सुबह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होगा, खींचेगा, तो हो सकता है ये टूट जाए तुम्हारा, है ना। कई जगह कईयों ने कम देखा होगा, कईयों ने देखा होगा। या फिर खूब ज्यादा गर्मी हो जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने तो सीधा लगाया था पाइप, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है। इसके खूब सारे एग्जाम्पल तुम देख सकते हो। आगे समझ में, अब हम क्या देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। देखो, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो भी वस्तु है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, मेनली हम सॉलिड के लिए देखेंगे, जो साइज है ना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ने पर जो साइज है, आकार, ठीक है, वो तो बढ़ता है, या फिर बोल दूं उल्टा कि टेम्परेचर कम करने पे साइज कम होगी, ठीक है। साइज से मेरा मतलब है उसकी लेंथ, लंबाई वो भी बढ़ेगी, ठीक है, चौड़ाई वो भी बढ़ेगी, ऊंचाई वो भी बढ़ेगी, क्या क्या बोल सकता हूँ, है ना, ये लेंथ, लंबाई को बोल रहा हूँ, चौड़ाई को बोल रहा हूँ, ऊंचाई को बोल रहा हूँ, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, उसको बोल रहा हूँ। एरिया भी तो बढ़ सकता है ना, जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया इस तरीके से, तो ये क्या है, एरिया, एरिया तुम समझ जाते हो। वॉल्यूम, आयतन, वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो, सोचो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर किसी चीज का आयतन बढ़ा है तो उसका घनत्व फिर क्या होगा, कम होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। ये वाली चीजें हम और डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे साइज बढ़ती है, लेकिन जो आकृति है, आकृति मतलब उसका ढांचा कैसे है, वो सेम रहता है। देखना कैसे, शेप सेम रहती है। सेम शेप का मतलब क्या है, जैसे सपोज मेरे पास ये कोई आकार की कोई भी वस्तु हो सकती है, ये अभी 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो P है तुम्हारा, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ऐसे, है ना। एक तरीके से क्या हो गई, इसकी फोटो ली और वो फोटो क्या हो गई, जूम हो गई। इसको ऐसे ही याद रखोगे तुम कि हमने फोटो को जूम किया है, तो जूम किया इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ऊपर वाला हिस्सा बढ़ेगा, ठीक है, आकार वो का वो रहेगा ना। थोड़ा सा तरीके से बनाना चाहूँ तो ये वहीं पे रहेगा ऐसे, हमने किसी चीज को जूम कर दिया बस, या फिर टेम्परेचर कम हुआ तो जूम इन कर दिया, अभी हमने जूम आउट किया, अभी जूम इन कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि यहां से तो ये बढ़ जाएगा खूब सारा, है ना, ऐसे कोई शेप बदल लेगा अपनी, नहीं। आगे समझ में, हमें क्या मानना है कि ये जो है ये एकदम यूनिफॉर्म एक समान रूप से बढ़ेगा और एक समान रूप से कम होगा। आगे समझ में, ये इसका पहला पॉइंट, ये ध्यान रखना। दूसरा जो पॉइंट इसका याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वस्तु पर कोई भी दो पॉइंट, दो बिंदु जो है तुम्हारे, उनके मध्य दूरी बढ़ेगी या कम होगी। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो दूरी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम किया तो दूरी कम होगी, ठीक है। जैसे सपोज मैंने ये देखा, मैंने ये दो पॉइंट पकड़ लिए इस पे, ए और बी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इन दो पॉइंट के बीच में दूरी बढ़ेगी। ये ए पॉइंट ऐसे, ये दूरी बढ़ गई ना,
ठीक है, मैं कोई भी 2 पॉइंट पकड़ सकता हूँ, इनके बीच में भी दूरी बढ़ेगी। मैं ये वाला और ये वाला पकड़ सकता हूँ, इनके बीच दूरी बढ़ेगी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूम वाली चीज़ तो याद रखनी है, साथ में ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है तो वापस जाओ, पीछे से देखो, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे छोटे मोटे, फिर आगे चलेंगे। चलो तो मेरे गोलू मोलू आगे चलते हैं। देखो, मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने इस तरीके की कोई रिंग ले ली और इस रिंग की जो रेडियस है उसको आर बोल रहा हूँ, पॉइंट है ये ए और बी। मैंने क्या बोला, यदि टेम्परेचर को बढ़ाया तो कौन सी दूरी बढ़ेगी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। मैं बोल रहा हूं आर बढ़ेगी, ए बी दूरी बढ़ेगी। ठीक है, और पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर, जैसे सी बी और सी बढ़ेगी। फिर और क्या ले, डी बी बढ़ेगी, है ना। एक से ज्यादा क्या है अपने यहाँ, मल्टीपल करेक्ट है, इसमें बताना है। देखिए कौन सा सही है। तो मैंने एक रिंग ली, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर रेडियस बढ़ेगी। इसकी जो रेडियस है, मतलब हमने एक रिंग थी उसका कुछ हिस्सा हटा लिया, ये कुछ ऐसा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कुछ डायग्राम ऐसा है। अच्छा तुम बोलोगे कि सर इसके अलावा ये तो पक्का गलत है ना, कि सर ये जो रिंग है तुम्हारी, ये ए है, ये बी है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो तुम्हें एक ही पॉइंट बताया कि कोई भी दो जो पॉइंट है उनके बीच में दूरी बढ़ेगी, पर पता नहीं तुम्हें ऐसा फील क्यों आता है कि ये पॉइंट तो यहीं रहेंगे और ये वाली जो लेंथ है ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फील हो रहा है ये गलत है। ठीक है, हमने क्या बोला, फोटो को केवल जूम करना है तो वो हर जगह से जूम होगी, चाहे से वो कनेक्ट हो चाहे से कनेक्ट ना हो। ठीक है, तो आर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो आर तो ये रेडियस है, त्रिज्या है, तो इस पॉइंट को पता करने के लिए मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, तो बी और सी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, व्यास है, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दूरी बढ़ेगी। अगर 2r बढ़ रहा है तो 2r तो तभी बढ़ सकता है जब r बढ़ रहा है, तो पहला सही है। ए बी बढ़ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, वो फील नहीं होना चाहिए कि वो मतलब वो तो वहीं रहेंगे और पूरी लेंथ बढ़ जाएगी, नहीं, ए बी भी बढ़ेगा। तीसरा क्या है, बी और सी, हाँ बी और सी भी बढ़ेगा। डी और बी ये भी बढ़ेगा। आ गया समझ में। तो इस तरीके से मैं बोल सकता था ओबी, तो ओबी तो त्रिज्या ही है, रेडियस ही है, वो भी बढ़ेगी, तो चारों सही है। चलो उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने एक डिस्क ले ली, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस r2, ये O है, ये पॉइंट A ले लिया और ये पॉइंट B ले लिया। क्वेश्चंस क्या है, ऑप्शंस क्या है, R1 बढ़ेगी, R2 बढ़ेगा, R1 माइनस R2 बढ़ेगा, ठीक है, R1 प्लस R2 बढ़ेगा। देखें क्या है, देखो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जूम आउट होगा, तो ये रेडियस फील तो आ रहा है कि बड़ी होगी, लेकिन हमें तो उस पॉइंट पे जाना है। ठीक है, जूम इन जूम आउट से पता चलता है तो अच्छी बात है, नहीं पता चलता है ना, तो तुम्हें तो सीधा दिमाग लगाना है कि सर कोई भी दो पॉइंट पकड़ेंगे और उसके बीच में टेम्परेचर बढ़ा के देखेंगे। तो रेडियस के लिए मैं ये ले लूं, ये दो पॉइंट ले लूं, इन दो पॉइंट के बीच में दूरी बढ़ेगी। अगर 2r1 बढ़ रहा है तो r1 भी बढ़ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए ये वाला पॉइंट ले लूं, है ना, ये R2 ये R2, अगर ये बढ़ेगा तो 2r2 बढ़ेगा,
तो R2 भी बढ़ेगा, सही है। R2 माइनस R1 क्या है, ये रहा R2 ये रहा R1, R2 माइनस R1 मतलब क्या है, इसको मैं AB भी बोल सकता हूँ, ये AB है ना, पूरी बॉडी के ऊपर ये बॉडी मतलब पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच में दूरी बढ़ेगी। R1 प्लस R2 ये बढ़ेगा, ये हम वैसे ही सोचेंगे, अगर R1 बढ़ रहा है R2 बढ़ रहा है तो R1 प्लस R2 भी बढ़ेगा, है ना। अगर एक चीज कम होती तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि सपोज ये बढ़ा तुम्हारा +5 हो गया, लेकिन ये कम होने को अगर ये होता जैसे -10 हो गया तो पूरी वैल्यू तो कम हुई है ना फिर, लेकिन दोनों ही बढ़ रही है तो इसकी जो सम है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। चले एक और ऐसा क्वेश्चन ले। लेंथ L, ये हाइट h, और बीच में हमने केविटी ले ली। केविटी का मतलब समझते हो, हमने गुहा ले ली, एक जगह ले ली, खाली जगह ले ली, मतलब एक प्लेट है उसमें से ये वाली जो डिस्क है, चकती है, इसको निकाल दिया। इसकी रेडियस r है और हमें क्या क्या बताना है, हमें ये बताना है कि रेडियस बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, L बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, B बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सही है, और ये A और C बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सही है। देखो इधर रेडियस के लिए ये पॉइंट जो है, अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते सर ये पॉइंट है ये पॉइंट है, ठीक है, तो इनके बीच में दूरी बढ़ेगी, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। हमें जो 2 पॉइंट लेने वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होने चाहिए, वस्तु के ऊपर, तो ये तो खाली जगह में है, हमें ये नहीं पकड़ना है, हमें इसके अपोजिट पकड़ना है। तो इन 2 पॉइंट को पकड़ो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ेंगे, अगर ये बढ़ेंगे तो 2R बढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ 2R बढ़ा है, इसका मतलब तो ये है कि ये तो बढ़ ही नहीं सकता, R ही बढ़ा है, तो R बढ़ गया। फिर हमें पता है लेंथ के लिए ये 2 पॉइंट देखते हैं तो ये भी बढ़ा है ना, और ये B है, मान लो B दे रखा है, ये B बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। A और C ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में दूरी भी बढ़ेगी, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। बोर हो गई क्या क्लास में, कोई नहीं, थोड़ा सा झेलो, ठीक है, मजा आने वाली चीजें आगे है। रेखीय प्रसार, इसका मतलब क्या है कि किसी लेंथ का बढ़ना, जैसे शुरुआत यहीं से करेंगे कि एक रोड है मेरे पास, है ना, जिसका एरिया क्या है ना के बराबर, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लेंथ का बढ़ना। अब वो किस तरीके से लेंथ बढ़ती है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। मान लो n लेंथ की कोई रोड है मेरे पास, सही है, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया T से T प्लस dt, यानी कितना टेम्परेचर चेंज कर दिया dt, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, तो हमें पता है इसकी लेंथ थोड़ी सी सर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, dl। अब सवाल ये है कि ये जो dl लेंथ बढ़ी ये किस किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ये dl लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगी इसकी लेंथ में चेंज आएगा। बात तो सही है सर। एक मैं लिख रहा हूं dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, मतलब ये लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी। मतलब सर ये 1 मीटर की है तो लेंथ अलग बढ़ेगी, 2 मीटर की है तो लेंथ अलग बढ़ेगी, ये कैसे हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो इधर ये dl लेंथ बड़ी कैसे होगी, मैं मान रहा हूं इसके अंदर कितने अणु हैं, n अणु है, ठीक है, जैसे सपोज ये जो dl लेंथ बनी है, ठीक है, जैसे ये आगे पीछे होता है ना, तो इस अणु के आगे पीछे होने से कितनी लेंथ बढ़ेगी, तो इसकी वजह से मान लो बन रही है dx, छोटा सा, इसकी वजह से dx 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 dx, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी बढ़ जाएगी n इंटू dx। आगे समझ में, dx एक अणु की वजह से कितनी लेंथ बढ़ेगी, और n अणुओं की वजह से क्या है dl लेंथ बढ़ेगी, टोटल लेंथ इसमें
एल प्लस डी एल हो जाएगी। अब इधर देखो डी एल इसने बोल दिया। एक चीज सोचो, अगर ये अणु जो है, मैं यहाँ पे लिखूं, है ना, जितने ज्यादा अणु होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, उतनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि एक का कॉन्ट्रीब्यूशन dx है, n का कॉन्ट्रीब्यूशन n इंटू डी एक्स। जितने ज्यादा n होंगे उतनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, और n किस में ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा लेंथ होगी। सपोज 1 मीटर में अगर 1000 है तो 2 मीटर में 2000 है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये डीएल लेंथ जो है, ठीक है, ये खुद किसके प्रोपोर्शनल है कि तुमने लेंथ कितनी ली है। इतनी बड़ी लेंथ में जो है dx 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 उसका कंट्रीब्यूशन सारे अणुओं की वजह से, छोटी लेंथ में छोटे की वजह से, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, जितनी लेंथ है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितना चेंज आएगा। अब दोनों को अगर एक साथ लिखूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l dt। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाऊंगा। सर ये प्रोपोर्शनल का साइन वापस क्यों लगा दी, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये क्या है, अल्फा। एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। ये जो है, ये किसी भी पदार्थ का गुण है। कैसे, जैसे ऐसे हो सकता है लोहे के लिए इसका मान जो है, ठीक है, वो कुछ अलग आए, ठीक है, और स्टील के लिए अलग आए, ठीक है, गोल्ड के लिए अलग आए। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा अल्फा होगा, है ना, ये जो प्रसार गुणांक होगा, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय क्यों बोला, क्योंकि एक रेखा में लाइन, रेखा में बढ़ती है चीजें, इसलिए ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, उतना ज्यादा रेखीय प्रसार होगा, ठीक है। जैसे जिसके लिए अल्फा ज्यादा है उसके लिए जो एक्सपेंशन है वो क्या है, ज्यादा। आगे समझ में, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो मटेरियल यूज करें, जो फ्लाईओवर बनाने में, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाने में, ठीक है, ऐसे चीजों का यूज करें जिसका अल्फा क्या हो, कम, ताकि वो प्रसार क्या हो, कम, प्रसारित क्या हो उसका, कम हो। आगे समझ में, चलो इसके यूनिट और डायमेंशन लिखो। ये डीएल, तो इसकी यूनिट किस में, मीटर में। ये डीएल, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट गया, तो ये क्या हो गया, dt क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो हमें अच्छे से पता है, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में लो चाहे से केल्विन में, सही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, इसको इस साइड भेजो तो ये क्या हो गया, अल्फा जो है उसकी इकाई जो है, यूनिट जो है, वो क्या बनेगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 1 केल्विन, या फिर इसी को क्या बोल सकता हूँ, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस केल्विन, है ना। -1 वो समझ गए ना, इसको यहाँ लिखेंगे, अच्छा यहाँ लिखता हूँ, यूनिट डायमेंशन समझ गए इसके, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिराइव करते हैं अच्छे से। हाँ देखो, अपने पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, dl इज इक्वल टू एल अल्फा dt। हमें जो फाइनल लेंथ है वो निकालनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे कोई फायदा नहीं, अल्फा बाहर आ सकता है, ठीक है, और एल जो है उसका इंटीग्रेशन तुम टी के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो हमें अच्छे से पता है ये क्या होगा, एल वाली चीज इधर आएगी, डी एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डी टी। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। पहली चीज तो ये अल्फा किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, उसका गुण है। दूसरी चीज ये अल्फा होता भी कम है, ऐसा नहीं कि अल्फा की वैल्यू जो दिखेगी तुम्हें वो कुछ वैल्यूज में दिखेगी 5 6 7 8, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू दिखेगी तुम्हें 0.0001, है ना, और उसको तरीके से लिखेंगे तो 1 या फिर जैसे 2 × 10⁻⁻⁴, -4 में दिखेगी। ऑर्डर उसका क्या होता है, खूब छोटा होता है। उसी चीज का थोड़ा सा फायदा भी लेंगे हम। देखो एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln l, अच्छा लिमिट,
मान लो टेम्परेचर था T1 और टेम्परेचर हो गया T2, T1 से T2। T1 टेम्परेचर पे उसकी लेंथ कितनी थी L0, L1 भी बोल सकता हूँ, L1 बोल दो चलो, L1, और लेंथ कितनी हो गई, चलो इसको L0 ही रहने दो, L0 फाइनल लेंथ हो गई कोई भी L। मुझे ये देखना है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितनी लेंथ बढ़ती है। ये LNL, ये इस साइड हो गया अल्फा बाहर, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा T1 से T2, इसको डायरेक्ट T2 माइनस T1 लिख दूं क्या, 1 का इंटीग्रेशन T, अपर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1, अल्फा डेल्टा T, इसको ln L माइनस ln L0 लिख दूं। अब log A माइनस B की प्रॉपर्टी लगा दूं, ln L अपॉन L0, ठीक है। ये अल्फा डेल्टा T है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको लिखो log बेस E L अपॉन L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। ln का पूरा मतलब ये होता है, अब log हटाने के लिए क्या करते हैं, इस साइड E को ले जाते हैं, L अपॉन L0 इज इक्वल टू क्या बन गया E अल्फा डेल्टा T, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या बनेगा L0 E की पावर अल्फा डेल्टा T। ये वाली जो इक्वेशन है ये कई जगह में आगे देखने को मिलता है, जैसे 12th क्लास में प्रतिरोध का आता है विद्युत धारा में, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी, सेम टू सेम फॉर्मूला आता है, ऐसे ही डिराइव होता है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस लगाएंगे हम, अगर इनिशियल लेंथ L0 है, ठीक है, और डेल्टा T टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो तो फाइनल लेंथ तुम्हें ये दिखेगी। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, इससे पहले हमें कुछ चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। E की पावर जो x है, ठीक है, उसका प्रसार जो होता है, प्रसार मतलब अगर उसको मैं पोलिनोमियल फंक्शन में लिखना चाहूँ, ये मैथ में पढ़ते हो तुम, ठीक है, तो वो आता है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आगे तक चलता जाता है, ठीक है। ये टेलर सीरीज से भी आता है, ठीक है। एडवांस में कभी हम SHM से पहले कुछ पढ़ेंगे ना तो ऐसा कुछ देख लेंगे वहाँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें याद रखना है, तो मैथ में भी याद ही रखते हो। E की पावर x का एक्सपेंशन मतलब E की पावर x को ये रख सकते हो। अब सोचो एक कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर x लगभग 0 है या फिर x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब अगर तुमने लिमिट पढ़ ली तो तुम्हें मैथ में पता होगा, लेकिन लिमिट नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब समझो मैं x को 0 नहीं रख रहा, ठीक है, मैं x को लगभग 0 रख रहा हूँ, है ना, एक ऐसी वैल्यू जो क्या है लगभग 0, जैसे 0.0001, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के पास में, 0 के अलावा कुछ भी रख सकता हूँ, जस्ट पास में रखना पर, ऐसा कुछ। अब इधर देखो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, सोचो इधर, अगर x की पावर में बिल्कुल छोटी रखूंगा तो ये 1 तो ठीक है, लेकिन यहां रखूंगा तो अगर 1 से छोटी कोई वैल्यू है तो उसका स्क्वायर करोगे, यहां तक ठीक है, लेकिन स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 0.1 का स्क्वायर करो तुम तो 0.01 आ जाएगा, नहीं आ रहा तो देखो इसको नीचे 10 लिखो, फिर स्क्वायर करो, फिर 100 आ जाएगा, ऊपर वापस पॉइंट ऐसे, मतलब ये वैल्यू तो इससे भी छोटी है, फिर क्यूब करोगे तो इससे भी छोटी, इसका मतलब ये है आगे वाले टर्म्स को तुम इग्नोर कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब x क्या होता है छोटा, यानी जब x स्मॉल होता है तब तुम क्या लिख सकते हो e की पावर x को 1 प्लस एक्स। अब मैं बार बार तुम्हें बता चुका हूं, अगर अल्फा तुम्हारा बिल्कुल छोटा है, अल्फा छोटा है तो अल्फा डेल्टा टी भी क्या होगा छोटा। अच्छा टेम्परेचर कितना कर लोगे 100 लिख दोगे, तो जैसे अल्फा की वैल्यू -6 के ऑर्डर में आ रही है और ये 100 डिग्री भी तुम बढ़ाओगे तो भी तो -4 आ रहा है, तब भी तो ये छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है ई ये रहा, एक्स ये रहा, अगर अल्फा डेल्टा टी तुम्हारा बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो इसको तुम शॉर्ट में लिख सकते हो L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये तुम्हें याद रखना है। अल्फा क्या है रेखीय प्रसार गुणांक, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर में डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, L0 क्या है इनिशियल लेंथ, L क्या है फाइनल लेंथ, है ना, कि टी dt टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हें फाइनल लेंथ कितनी मिली। आ गया समझ में। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या है, मैंने एक रोड ली है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, सही है। अभी ये
T1 जो टेम्परेचर है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और मैंने जो फाइनल टेम्परेचर कर दिया वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। इस रोड का जो अल्फा है वो हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁵, ठीक है, पर या तो इसको लिखो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड -1, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड, वो पौन में आता है ना। हमें ये बताना है अंतिम लंबाई, फाइनल लेंथ, समझ गए, ये तो फाइनल लेंथ है, फाइनल लेंथ कितनी होगी। दूसरी चीज हमें बतानी है, वो क्या बताना है, परिवर्तन, डेल्टा एल कितना होगा। एक हमें बताना है आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, इसको देखेंगे क्या होता है। एक वृद्धि प्रतिशत, वो कितना है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। चलो फार्मूला लिखो, L = L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा, L = L कितना है 2 मीटर, 1 + L0 ही, इनिशियल ये L0 ही दे रखा है हमें, अल्फा कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁵ डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना बढ़ा दिया तुमने 10 से, कितना आया बताओ, कितना है, ये -4 आया, ठीक है, और ये -4 आया तो कितना हो जाएगा 1+, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2+ कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁴। तो इसको अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पॉइंट, है ना, नीचे 4 ले आओ, 0008, तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, मीटर में, ठीक है। इसको तरीके से उसमें लिखना चाहो तो 0.8 mm है ना, 3 जीरो तक तो तुम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर एक पॉइंट और लगा दो तो 0.8 mm बढ़ गई लेंथ तुम्हारी, ये फाइनल लेंथ हो गई। अच्छा कितने का परिवर्तन आया, तो परिवर्तन का यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो तुम, कैसे, ये रहा फाइनल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा एल क्या है L - L0, तो इस L के फॉर्मूले में L0 माइनस कर दो, तो ये फॉर्मूला था क्या तुम्हारा L0 + L0 अल्फा डेल्टा टी, उसमें से क्या माइनस करो, ये L ही है, मैंने इसको ओपन किया, इसमें L0 माइनस कर दो तो ये उड़ गया, मतलब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो L0 अल्फा डेल्टा टी, यही क्या है तुम्हारा चेंज है, और ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो यही तो परिवर्तन है, देखो पहले 2 था अब कुछ हो गया, तो यही तो तुम्हारा डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल का तुम फॉर्मूला लिखना चाहो, जैसे याद मत करना, याद इसी को रखना है, ठीक है, मत बोल देना कि सर सिर पे रख दिए फॉर्मूले, नहीं, याद नहीं रखना है, L0 अल्फा डेल्टा टी। अब हमें बताना है, हमने ये भी बता दिया, हमने ये भी बता दिया, आंशिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, आंशिक इसको फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, इसका मतलब ये होता है कि कितना अंश बढ़ा दिया। सोचो ये डेल्टा एल हमने कितनी लेंथ में बढ़ाया, L0 में बढ़ाया ना, तो 1 मीटर में कितना बढ़ा दिया, 1 मीटर में कितनी लेंथ बढ़ा दी वही है, या फिर सिंपल तुम देखना चाहो तो ये डेल्टा L/L, इसको हम आंशिक बोलते हैं, आगे समझ में। और डेल्टा L/L, तो ये रहा डेल्टा एल, L0 से भाग कर दो अल्फा डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं ना, ये तो 10 थी और ये 4 × 10⁻⁻5, ये डेल्टा टी 10, तो कितना हो गया 4 ही था, हाँ, 4 × 10⁻⁴। वृद्धि प्रतिशत हम बार बार देख चुके हैं, ये इसके लिए नहीं है, किसी भी फॉर्मूले के लिए डेल्टा L/L, नीचे L जो आता है वो इनिशियल होना चाहिए, और हमें पता है ये L0 तो इनिशियल ही है, इसमें सोचना भी नहीं है, ठीक है, इंटू 100, यानी इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 10⁻−2, और -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/100, तो कितना हो गया 0.04%, इतना बढ़िया, इतनी लेंथ में क्या आ गई उसमें चेंज आ गया। तो आंशिक परिवर्तन वाली चीज थोड़ी सी
नहीं थी, बाकी सारी चीजें वैसी ही है। चले आगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, नोट्स जरूर बनाना, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी नोट्स नहीं बनाएगी। देखो अब पढ़ेंगे हम इसी में वेरिएशन, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। देखो सिंपल पेंडुलम जो है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है सरल लोलक का मतलब क्या है। अच्छा, हालांकि इसकी जो फॉर्मूले है, डेरिवेशन है, ये सबको हम कहाँ पढ़ते हैं? एसएचएम में, वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फिर फॉर्मूले को किस मेथड में उसको पुट करके चीज़ों को आगे देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला हालांकि एसएचएम में जैसे एफ इज इक्वल टू एम याद हो जाता है ना तुम्हें, वैसा है, ठीक है। इजी तो नहीं है लेकिन वैसा बन जाता है दिमाग में। कभी भी तुम्हें जैसे जो 12th वाले कर चुके होते हैं ना, उनसे पूछते फॉर्मूला बताओ टाइम पीरियड का, तो तुरंत बता देते हैं ये है क्या। ये कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया है, एक कह लिए कोई भी बॉल ऐसे लटका दी, एक पॉइंट मास को लटका दिया किसी भी धागे से। अब यहाँ पे हम जो धागा लेंगे वो हो सकता है कोई तार ले ले, जैसे स्टील का तार ले ले, ठीक है, लोहे का तार ले ले, ये लेंगे। और एक चीज होती है इसमें, इसका आवर्तकाल, इसको हल्का सा यहाँ छोड़ते हैं और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बड़ा भी छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन हम जो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे ना अभी, ये केवल छोटे कोण के लिए है। मतलब जब तुम छोटा एंगल लेके जाते हो ना इसको, थीटा क्या है, बिल्कुल स्मॉल है, तभी ये फॉर्मूलेस क्या है, वैलिड है। देखो क्या है, ये क्या करता है, एक गति करता है, जैसे ऐसे छोड़ोगे ऐसे जाएगा, और हम मानते हैं यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो एक चक्कर देखो, ऐसे गया, ऐसे आया, है ना, यहाँ से आया, वापस गया, वापस आया, तो इसने एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाया, उसको बोलते हैं इसका आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और उसकी जो डिटेल है ना वो वहां एसएचएम में देखेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करूंगा सर, कैपिटल टी से। तो टेम्परेचर को करते हैं तो टेम्परेचर को थीटा से कर लेंगे सर, ये क्या है, इसको हम अल्फा लिख देते हैं, चलते हैं। आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या है, एक चक्कर में कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आता है अपने पास सिंपल, 2π√L/g। जी क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू, एल क्या है, इसकी यहां से इसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, ये चीज पूछ भी सकता है सेंटर ऑफ मास से, वैसे भी हम पॉइंट मास मानते हैं इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। एल लेंथ। अब एक चीज बताऊं, आवर्तकाल है, ऐसे चल रहा है ये, तो ये केवल किस पे ये कितना द्रव्यमान लिया उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इसकी लंबाई पे और ग्रेविटी पे। सोच के देखना एक बार के लिए, अगर मैं इसको ऊपर लेके गया हल्का सा, तो ये आवर्तकाल करता रहेगा हमेशा, एक तरीके से एक गति करता रहेगा, है ना, कंपन करता रहेगा, कंपन भी बोल सकते हैं इसको सिंपल। सोचो मैंने किसी टेम्परेचर पे ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, अब मैंने क्या किया, वो टेम्परेचर है ना, थीटा, थीटा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ये टेम्परेचर को बता रहा है, ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो होगा क्या, ये लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, ये लेंथ बढ़ेगी तो होगा क्या, मान लो इस तार का जो अल्फा है वो हमें दे रखा है, ये लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ बढ़ेगी तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। अब बढ़ेगा मतलब ये नहीं कि इसको 2 गुना करोगे तो ये 2 गुना होगा, नहीं, इसको 4 करोगे तब जाके ये 2 होगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। अच्छा, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब क्या है, सपोज पहले 1 सेकंड में जाके पूरा वापस आ रहा था, ठीक है, मान लो 4 सेकंड में, 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में, 1 सेकंड इधर, 1 सेकंड, तो 4 सेकंड में ऐसे पूरा कर रहा था। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ते ही आवर्तकाल बढ़ गया, सही है। इसको तुम घर पे वैसे एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते हो, एक ऐसे कोई भी चीज लटका लेना हल्की सी, उसको छोड़ना, ठीक है, फिर तुम उसकी लेंथ कम ज्यादा कर लेना, उसको छोटा कर लेना, फिर देखना आवर्तकाल, उसकी लेंथ बड़ी कर लेना, ठीक है। अच्छा, तुम और एक्सपेरिमेंट करना चाहो कि मास पे डिपेंड नहीं करता, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि पहले हल्का रखो इस द्रव्यमान को, फिर भारी कर दो, तो तुम देखोगे अगर तुमने लंबाई सेम रखी है, ठीक है, वहीं से पकड़ रखा है, तो तुम्हें टाइम पीरियड भी सेम मिलेगा, ठीक है। इसको एसएचएम में पूरा डिटेल में करेंगे। देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आ गया समझ में।
अब हमें ये निकालना है कि इसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है? सिंपल पेंडुलम जो है सरल लोलक वो धीरे होगा कि तेज होगा? सोचो पहले 4 सेकंड में जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे अब 4.01 सेकंड ले रहा है, तो अब धीरे जा रहा है पहले 4 सेकंड में, अब 4 सेकंड थोड़ा सा स्लो हो गया। यानी अगर टाइम बढ़ता है, इसका आवर्तकाल बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ये जो है ये स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो आवर्तकाल कम होगा, आवर्तकाल कम होगा मतलब ये जल्दी जल्दी एसएचएम करेगा। आगे समझे, एसएचएम का नाम मेरे आ रहा है, ये उसी में पढ़ेंगे। आया समझ में? अब हमें एक फॉर्मूला बोल सकते हो, या फिर मैं तो इसको फॉर्मूला भी नहीं बोलता, मैं तो मेथड बोलता हूँ। ठीक है, देखना क्या है। किसी थीटा टेम्परेचर पे, थीटा नोट टेम्परेचर पे कितना था, ये लेंथ कितनी थी एल नोट, और इसका आवर्तकाल कितना था टी नोट, बाकी सारी ग्रेविटी सब कांस्टेंट है। मैंने टेम्परेचर कर दिया, चेंज कर दिया मैंने डेल्टा थीटा से, अब कितना हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अगर मैं ये कर दूंगा तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा टी, फाइनल टाइम पीरियड टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, रूट, और ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी एल, ये चेंज हो जाएगी ना, और जी। अब मुझे पता है कि लेंथ कैसे बढ़ेगी, अगर इसका अल्फा में दे रखा है तो t इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, चलो इसको ये ऐसे लिख लो, एल नोट की पहले वाली लेंथ कितनी है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, नीचे जी, अच्छा इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, देखो क्या आएगा 2 पाई रूट एल नोट बाई जी, इसको अलग कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी पावर हाफ। सही है, अब इस चीज को ध्यान से देखो, है ना, बीटी तुम पढ़ चुके हो मैथ में, बाइनोमियल पढ़ चुके हो, ये वाली जो चीज है ना, ये तो आ गई तुम्हारे वो पुराने वाला टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड वही है। ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ा हम बाइनोमियल से देखेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन आता है वो क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई, नहीं 1 प्लस एन एक्स, भूल गया मैं तो खुद ही, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आगे तक चलता जाएगा। लेकिन x अगर छोटा होता है, एक की तुलना में खूब छोटा होता है, एक से खूब छोटा था मतलब लगभग जीरो होता है, तो ये आगे वाले टर्म्स जीरो करते हो, मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 1 प्लस एक्स को मैंने बस इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो भी पावर उससे मल्टीप्लाई किया, यानी ये वाली चीज लिख सकता हूँ जब x क्या होता है छोटा होता है। तो अब हमें पता है अल्फा डेल्टा टी वापस छोटा है, तो हाफ क्या आ जाएगा आगे, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हाफ। आगे समझ में? तो काइंड ऑफ फॉर्मूला, लेकिन याद नहीं रखना है, मेरे तो दिमाग में सीधा ये आता है। इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, मेरे तो दिमाग में ये आता है। फिर मेरे सीधा क्या आता है कि चलो एल लेंथ है, ये तो सब कुछ सेम है। ठीक है, डायरेक्ट मेरे तो ये आएगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ठीक है, एल की जगह मैं वो फॉर्मूला रखूंगा, फॉर्मूला रखते ही फिर मुझे पता चल जाएगा पावर हाफ है। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, तो ये आगे आ जाएगा, तो पहले की तुलना में कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का हाफ। ठीक है, एक क्वेश्चन करें तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, एक सरल लोलक है, 27 डिग्री पर सही समय बताता है। यदि 27 से कितना करें 10 बढ़ा देगा, 47 डिग्री कर दिया जाए तो, हाँ एक चीज शायद पीछे मैंने मिटा दिया वो देखा नहीं,
डेल्टा थीटा अगर मैंने नहीं लिखा, उसको डेल्टा टी लिखा है टेम्परेचर में चेंज को, तो उसको डेल्टा थीटा कर लेना, ठीक है। देख लेना एक बार किया है तो कर दिया जाए तो एक दिन में सरल लोलक कितना धीरे या तेज होगा। दे क्या रखा है, अल्फा दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन। देखो क्वेश्चन क्या है, इसने ये बोला कि 27 डिग्री पे मेरे पास कोई भी सिंपल पेंडुलम है, उसको मैंने छोड़ दिया, तो 27 डिग्री पे वो क्या करता है, एकदम करेक्ट टाइम बताता है, मतलब एक दिन में पूरा टाइम बता देता है। लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री कर दिया, 47 डिग्री कर दिया, तो ये बोल रहा है अब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब ये स्लो होगा, धीरे धीरे चलेगा। धीरे धीरे चलेगा मतलब एक मान लो एक आवर्त काल में ये 0.1 सेकंड का क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। पूरे दिन में कुछ सेकंड तो पीछे हो ही सकता है ना, हमें वही बताना है कि पूरे दिन में कितना होगा। तुम्हें महीने में पूछ ले तो बस आगे गुणा करना है। देखो करेंगे कैसे, हमें पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मैं मुझे पता है एल को मैंने क्या कर दिया, एल को कितना कर दिया, एल नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा कर दिया मैंने, सही है। अगर एल की जगह मैंने ये लिखा है तो टेम्परेचर कितने गुना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा टी नोट, पहले था अब वो कितने गुना हो जाएगा, नहीं ये तो एल नोट नहीं, मैंने इतने गुना बढ़ाया, लेंथ तो क्या थी इतने गुना, पहले तो एल थी, एल से इतनी कर दी हमने, पहले एल नोट थी, एल नोट से कितनी कर दी, एल नोट तो मैंने चेंज कितने का किया, इतने का ही तो किया, इतने गुना बढ़ा दी, तो लेंथ कितनी, ये 1 प्लस, और हमें पता है इसकी वजह से हाफ, फिर 1 प्लस एन एक्स, तो ये नीचे 2, मतलब जो पीछे से स्टार्ट करना चाहे ना, जस्ट हमने जहाँ से खत्म किया वहाँ से भी कर सकते हैं। देखो इधर वैल्यूज रखो, यानी डेल्टा टी कितना है, देखो टी इज इक्वल टू टी नोट 1 प्लस, है ना, एक काम और करो, टी नोट प्लस टी नोट एल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, इसको इस साइड लेके जाओ, टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू टी नोट एल्फा बाई 2 डेल्टा थीटा। अच्छा ये क्या है कि आवर्त काल में कितना परिवर्तन आ गया, मतलब कितने की वो गड़बड़ कर रहा है, कितना धीरे चल रहा है। टेम्परेचर ये आवर्त काल हमें पता नहीं, टी नोट, अल्फा कितना है, अरे अल्फा कितना है, अल्फा दे रखा है हमें, अल्फा दे रखा है कहाँ, 2 गुणा 10⁻⁴, ठीक है, और थीटा कितना दे रखा है 27 डेल्टा थीटा, तो कितना हो गया ये 20 हो गया, 20 है ना, 2 कट गया, कितना आ गया ये 2 गुणा 10⁻⁻3 आ गया इंटू टी नोट। देखो इसको एक आवर्त काल मतलब एक चक्कर जब लगाता है तो इतने का परिवर्तन दे रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ टी नोट जब आवर्त काल होना चाहिए उसमें ये इतने का परिवर्तन दे रहा है डेल्टा टी का, तो एक सेकंड में कितना देगा, एक सेकंड में इतना परिवर्तन दे देगा, एक दिन में कितना देगा, एक दिन में तो तुम क्या बोलोगे सर, डेल्टा टी अपॉन टी गुणा एक दिन एक सेकंड, तो एक दिन में कितने सेकंड, एक दिन मतलब 24 घंटे, एक घंटे में 3600 लिख दूं डायरेक्ट, नहीं आया समझ में मैंने क्या किया, एक दिन को मैंने 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है, घंटे को लिख सकता हूँ 60 मिनट, फिर मिनट को 60 सेकंड, ये वाली चीज लिख सकता हूँ। ये वाली चीज कहाँ से लाऊं, तो ये वाली चीज बताओ, ये तो दे ही रखी है हमें पहले, टी नोट को यहाँ ले जाओ, तो ये एक तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा टी अपॉन टी, ये क्या है आवर्त काल में आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन गुणा 100 और कर दो वृद्धि पता चल जाएगी, लेकिन हमें इतना जाना नहीं है, हमें इसकी जगह ये रखना है, तो कितना आ जाएगा एक दिन में कितना देगा ये अंतर, 2 गुणा 10⁻³ गुणा 24
गुणा 3600, सही है। करो इसको गुणा, देखो कितना हो गया ये 36, 72, 24 और ये कितना आ जाएगा -1, मतलब इसको नीचे ले जा सकता हूँ, ये नीचे 10 आ गया। इसको ऐसे भी कर लो, ये 36, ये 48, करो 48 हो गया ना, 24 और 4, अरे 24, 28, 24, 14, 8, 12, 1, 6, 1, 7, कितना आ गया, कितना आ गया 100, इतना सेकंड पीछे हो जाएगा। मिनट में भी तो निकाल सकते हैं ना इसको, क्या करो थोड़ा सा डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे सपोज 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में पता चल जाएगा, तो एक पॉइंट आगे और आएगा। फिर 6 से भाग करो, 6 का मतलब 3 मिनट के आसपास हो जाएगा ये। आ गया समझ में, बैठ जाएगा हिसाब किताब। चले आगे थोड़ा सा, हो जाएगा। चलो क्लास तो छोटी है आज, ब्रेक की ज़रूरत नहीं थी, 1 घंटे के आसपास है। अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है।